गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बाल विकास एवं पर्यावरण का जो 8 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, यानी इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम अभी सीटेट का नहीं हुआ है। अब जो एग्ज़ाम होगी सीटेट का वो होगी 31 जनवरी 2021 को। तो ऐसा क्यों हुआ कि साल भर क्यों नहीं एग्ज़ाम हुआ? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की जो महामारी थी उसी के कारण एक साल एग्ज़ाम नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देख लीजिए। बाल विकास से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाल विकास से। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपको बताना है कि भाषा एवं अर्जन, तो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपको अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि होती है वो होती है स्टूडेंट्स प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है वो भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है और विकास के क्रम में शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया जाता है। मध्य बाल्यावस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था भी कही जाती है। इसी अवधि में बच्चों के भाषा का विकास तेजी से होता है, साथ ही रुचियों का विस्तार, चिंतन का विकास एवं सृजनात्मक का विकास भी इसी काल की मूल विशेषता होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि भाषा के अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये अवधि थी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आपको याद करना है। तो समझ गए, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपका मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 को आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो आपको पता होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उसके द्वारा नैतिक विकास की एक जो अवस्था होती है वो प्रसूति अवस्था तो होगी नहीं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ भी लॉरेंस कोहलबर्ग रहेगा तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल हम समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास क्यों हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे स्टेज थ्योरी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उनके कन्वेंशनल स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में भी विभाजित किया है। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था भी कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट इतना बात अगर याद नहीं रहती तो आपको एक ही बात याद रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आ गई तो सामाजिक एवं अनुबंध अभिविन्यास होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो गौर करने की बात है, लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये तो आपको पता है कि जेंडर पक्षपात के कारण ही ऐसा होता है। तो जेंडर पहचान गलत है, जेंडर संबंधित गलत है, जेंडर समरूपता गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कक्षा के परिचर्चा के दौरान यदि एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात ही स्टूडेंट्स कहलाते हैं। जेंडर पक्षपात के अंतर्गत प्रायः महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो यही कारण है कि कक्षा के परिचर्चा के दौरान
एक शिक्षक जो होता है हमेशा लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये इसका आंसर होगा जेंडर पक्षपात। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह पूरा डिटेल से अगर आप लोग पढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे 2011 से लेके 2019 तक का जितना भी सीटेट में पूछा गया है बाल विकास से, और सारे सब्जेक्ट का आपको मैथ का, पर्यावरण का, हिंदी का, इंग्लिश का, इस तरह का आपको हम प्रैक्टिस भी करा देंगे स्टूडेंट्स। और साथ में जो इम्पोर्टेंट सब वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ले वाइत्सगी, स्किनर, ये सब जितने भी विद्वान हैं सारे के बारे में आपको हम इम्पोर्टेंट सब बता देंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को कम करने के लिए कौन सा पद्धति होगा, तो देख लेते हैं इसके बारे में कौन सा होगा। तो जेंडर पक्षपात के बारे में ये हो सकता है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हो सकता है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को, विशिष्ट कोई भी चीज जहां रहेगा तो गलत कर दीजिएगा। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, ये भी नहीं होगा। जेंडर पृथक, पृथक भी गलत है, तो इसका स्टूडेंट सबसे बेस्ट आंसर होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो ऐसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक अगर रहेगा तो आपको किस में जाना है, ले वाइगोत्स्की। तो याद रखिएगा कि ले वाइगोत्स्की जो थे ये सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में बताए हैं। तो ले वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः जो वाइगोत्स्की ने है बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। तो जहां भी सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए तो आपको मारना है ले वाइगोत्स्की। तो याद रखिएगा आपको ये सब पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। अगर ये आपको याद रहता है तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, देखिए स्वयं मैंने खुद की बात कर रही है, नीला टुकड़ा कहाँ है, मैंने खुद से वो कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, फिर वो अपने से बोलती है नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी खुद से ये बात कर रही है, खुद से ये तर्क कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो इस तरह की वार्ता को तो आप बता ही सकते हैं, इजी वे में बता सकते हैं। तो देखिए, जोर से बोलना होगा नहीं, पाड़ या ढांचा होगा नहीं, आत्मकेंद्रित वार्ता होगा नहीं, तो ये व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि स्वयं की बात हो रही है। तो ले वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अंतःक्रिया जो होता है बालक की सोच विचार के निरंतर व्यवहार में बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होती है स्टूडेंट्स। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर होता है। तो यही कारण है कि इनके जो सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा। बच्चे जब खुद से अपने सब चीज बोले तो वो व्यक्तिगत वार्ता होता है, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं। तो नजमा द्वारा कहा गया कथन व्यक्तिगत वार्ता को ही संबोधित करता है। तो ऐसे आपको समझना है स्टूडेंट पूरा डिटेल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर में। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है। तो देखिए, तो बच्चों को संकेत देना माने इशारा करना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है। तो प्रबलन तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, अनुबंधन तो होगा नहीं, मॉडलिंग तो होगा नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, पाड़ या ढांचा। तो आपको याद रखना है। तो ये क्यों हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना ही पाड़ या ढांचा कहलाता है, याद रखिएगा।
ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तित करती है। तो यही कारण है, यही कारण से इसका आंसर पाड़ या ढांचा हुआ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने बच्चों पर ही किया था, के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता करता है। तो बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से प्रारंभ होती है, तो आपको याद रखना होगा कि ये 7 से 12 साल तक होती है। पहले आपको याद रखना होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से होती है, 7 से 12 साल तक। आपको ये याद रखना होगा। 4 स्टेज में इसको बांटा गया है, आपको याद होगा। उसको अभी रिवीजन हम करा देंगे कि वो 4 सा स्टेज कौन सा है। तो अभी आपको याद रखना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 12 साल तक होता है। तो अब क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं कि परिकल्पित, निगमनकर्ता और साध्य तक, मतलब ये तो जीन पियाजे ने कहा ही नहीं है। तो याद रखिएगा कक्षा समावेशन या संरक्षण की बात जीन पियाजे ने कहा है। अस्थगित, इसके बारे में बताया ही नहीं है। प्रतीकात्मक खेल विचारों का, तो इसके बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया है। तो आपको याद रखना होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है जो 7 से 12 वर्षों तक होती है। तो इसमें आपको याद रखना होगा ये बातें। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में। तो बच्चों के, देख लेते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया है। आपको पता होगा कि स्कीमा का तात्पर्य क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। अवलोकन अधिगम के बारे में पियाजे ने नहीं बताया है, अनुबंधन के बारे में पियाजे ने नहीं बताया है, और ना ही प्रबलन के बारे में पियाजे ने बताया। तो स्कीमा होता क्या स्टूडेंट्स, पहले हम स्कीमा के बारे में आपको बताते हैं। स्कीमा से तात्पर्य यह है कि ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को गठित, संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा और दूसरा जटिल स्कीमा होता है। साधारण स्कीमा क्या होता है, जैसे मोटर कार या खिलौने को के स्कीमा से समझा जा सकता है कि ये मोटर कार है, खिलौना है। इसी तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा है। तो साधारण स्कीमा के बाद में बोलेगा तो आप लोग मोटर कार, खिलौना बोल सकते हैं, और जटिल स्कीमा अगर बोलेगा तो कैसे सूर्य हुआ, तो ये सब चीज़, सूर्य क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। और एक चीज़ और भी बता देते हैं, जीन पियाजे की बात आ गई है तो पियाजे की बात आ गई तो बताते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के स्कीमा को संशोधित एवं समायोजित करने की 2 प्रक्रियाएं होती है। एक होती है आत्मसातीकरण, एक क्या होता है, आत्मसातीकरण, याद रखिएगा। एक क्या होता है, आत्मसातीकरण, और दूसरा होता है समायोजन, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, समायोजन। तो 2 प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ने आत्मसातीकरण से तात्पर्य है कि बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जबकि समायोजन में बच्चा नई सूचना या स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं 10 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, कैसे आपको ऑप्शन छांटना है ये सब चीज़ आपको अच्छे से बता रहे हैं। देखिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आकलन का मतलब जांच करना होता है। तो आकलन का मतलब देखिए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित, तो जहाँ निश्चित आए ये निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये बात हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। चलिए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, तो प्राप्तांक के आधार पर किसी को नामांकित नहीं कर सकते, गलत बात है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, तो ये गलत बात है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हुआ संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो जो भी नकारात्मक बातें आए स्टूडेंट्स उसको आपको काट देना है, यानी जो पॉजिटिव बातें हैं वही आंसर होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। तो चलिए हम 4 ऑप्शन दे बताते हैं। तो बता रहा है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता, तो बुद्धि एक निश्चित तो होता नहीं, यही कट हो गया, ये तो होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन में आते हैं, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। सटीक रूप से आप बुद्धि को नहीं माप सकते हैं। तो पहला तो आप एक निश्चित, देखिए गलत है, निश्चित तो बुद्धि होता नहीं है। सटीक रूप से आप बुद्धि को नहीं नाप सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी गलत हो गया। चलिए बुद्धि एक एकात्मक, एक तो एकात्मक होता नहीं, ये भी गलत हो गया। तो अब बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सबसे बेस्ट आंसर आपका ये हो गया। तो ऐसे आपको आंसर छांटना है स्टूडेंट, कि जो नकारात्मक बातें बोल रही है उसको हटा देना आपको। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो रूही जो है हमेशा समस्या का एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी एक ही समाधान के बारे में सोचती है। तो काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है। तो देख लेते हैं कि रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए रूही के अंदर विचार आ रहा है, तो यानी वो क्या कर रही है, सृजनात्मक विचारक कर रही है, यानी सृजन हो रहा है, यानी कोई चीज का उत्पत्ति हो रहा है। अभिसारिक विचारक तो होगा नहीं, अनम्य विचारक तो होगा नहीं, और आत्म केंद्रित विचारक तो होगा नहीं। तो अगर कोई भी चीज को प्रदर्शन कर रही है तो इसका मतलब वो सृजनात्मक विचार कर रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको आंसर छांटना है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। तो इस तरह करके आपको पांचों पार्ट, यानी हर साल का 2011 से जो सीटेट एग्जाम हुआ है, 2011 से लेके 2019 तक का सीटेट का आपको सभी सब्जेक्ट का हम इस तरह कराएंगे। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सब जो वैज्ञानिक है वो कराएंगे, और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है वो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे कि कम समय में आप अच्छी तैयारी सीटेट, जेटेट, यूपी टेट का आसानी से कर सकते हैं, और आप 100 में 100 नंबर लाने की क्षमता रख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों को सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि शिक्षा का अधिकार नियम जो है वो 2009 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार नियम जो है 2009 के अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है, पहले आपको ये याद रखना है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए ये नकारात्मक बातें हैं, इसको कट कर दीजिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, देखिए कम बोल रहा है, तो ये नकारात्मक बातें हैं, ये भी गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव बातें हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट ये आंसर हुआ। तो ऐसे आपको आंसर छांटना है कि जो पॉजिटिव बातें हैं वो आंसर होती है। चलते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, एक समावेशी कक्षा, समावेशी तो आप लोग जानते हैं सब मिला के, कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं बोल रहा था, यानी गलत है, नहीं तो होगा नहीं। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नकारात्मक बात है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, देख लेते हैं ये हो सकता है, अभी चेक करते हैं। फिर चौथा में चलते हैं, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित बोल रहा है, ये गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो आपको देखना है कि अगर नकारात्मक बातें से नहीं, गलत है, कभी कभी नकारात्मक बातें, हतोत्साहित गलत बात है। तो जो पॉजिटिव बातें हैं वो आपका आंसर बेस्ट आंसर होता है। यही है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको आपको समझना है। ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैफल्य। पहले पठन वैफल्य समझना। पठन वैफल्य को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन वैफल्य को हम लोग क्या कहते हैं,
डिसलेक्सिया। पहले ऐसे याद रखिएगा कि पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। याद रखिएगा डिसलेक्सिया, याद रखिएगा डिसलेक्सिया होता है। पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिसलेक्सिया। तो अब समझना है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है, तो आपको सीधा याद रखना है कि पठन वैफल्य में डिसलेक्सिया क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता है स्टूडेंट। तो न्यून अधिकार होगा नहीं, अपसारी चिंतन होगा नहीं, एक ही गतिविधि। तो आपको ये सब टर्म याद रखना होगा। पठन वैफल्य का मतलब डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया का मतलब होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो ऐसे याद करना है आपको स्टूडेंट, ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर में। तो देखते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा। तो देखिए कि अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा की यहाँ बात हो रही है, और शिक्षा का अधिकार नियम कब है, तो 2009, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये तो होगा नहीं। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, एक ही सहानुभूति करेंगे तो ये भी गलत होगा। तीसरा चलते हैं अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, तो ये हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चौथा भी है कि नहीं। चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में, तो यह मुख्यतः बात बोल रही थी, ये भी स्टूडेंट गलत होगा। तो इसके सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इस तरह स्टूडेंट आपको ऑप्शन छांटना है। तो अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो अधिगम का मतलब सीखने की प्रक्रिया होता है। तो देखिए इसका आंसर बेस्ट कैसे ढूंढेंगे, देखिए टेक्निक बताते हैं आपको। पहला लिखा है यंत्रवत याद करने पर, तो याद करना कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये तो गलत बात है। प्रबलन पर केंद्रित करना, तो एक ही चीज पर आप केंद्रित नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। अनुबंधन द्वारा अर्जित, अनुबंधन द्वारा ही सिर्फ अर्जित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करना। तो ऐसे स्टूडेंट आंसर आप छांटिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में आते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए कैसे इसका आंसर ढूंढते हैं, टेक्निक देखिए, ये टेक्निक आपको सिखाते हैं। तो देखिए कैसे इसका आंसर, एक शिक्षक को क्या, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, सहजानुभूत जो सिद्धांत है इसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए टेक्निक कैसे आपको बताते हैं, तो इजी वे में आपको ये टेक्निक हम सिखाते हैं। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम इसको छांटेंगे ऑप्शन, ये टेक्निक आपको हम सिखाते हैं। तो देखिए बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, तो बच्चों का कोई भी सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, ये तो गलत बात है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए, देखिए दंडित, तो दंड देना ये भी गलत बात है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बल देना चाहिए, बार बार याद करके आप सिद्धांत को, ये भी गलत है स्टूडेंट। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए, तो ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित 19 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा से हमेशा बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाई जाती है। तो देखिए कैसे इसका आंसर छांटेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है, तो देखिए केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए, तो केवल देखिए निगेटिव बात है, इसको हटा दीजिए। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, तो सही बात है, चलिए इसको रखते हैं आंसर में। यंत्रवत याद करना, याद करना ये बुरी बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए, ये भी गलत है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा स्टूडेंट 19 का बी नंबर। तो ऐसे आपको आंसर छांटना, ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो फिर आपको एग्जाम में 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, संवेग और संज्ञान। तो संवेग और जो संज्ञान होता है स्टूडेंट, ये एक दूसरे से सन्निहित होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जब आप इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल बताएंगे तो आपको इस पूरा डिटेल थ्योरी बताएंगे कि संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 21 नंबर। चलिए
ये 30 क्वेश्चंस का आपको इस तरह का सीडीपी का 30 क्वेश्चंस का सारा ईयर का पहले हम आपको कराएंगे, उसके बाद मैथ का कराएंगे, उसके बाद पर्यावरण का कराएंगे, फिर हिंदी का कराएंगे, फिर इंग्लिश का कराएंगे और आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप आंसर ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन से ही आप गलत छांट दीजिएगा। क्वेश्चन आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, आप ऑप्शन में ही बता दीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं 21 नंबर में। तो क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना। तो देखिए कैसे हम बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए अधिगम पुनः उत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम माने होता सीखने की प्रक्रिया, हम स्मरण करते नहीं, गलत है भैया, इसको हटाइए। अधिगम यंत्रपद याद करना, याद करना ये सब तो गलत बात है, इसको हटाइए। अधिगम और वृत्तीय संबंध के व्यवहारों का अनुबंधन है, तो सिर्फ व्यवहार का नहीं, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। सबसे बेस्ट आंसर इसका डी नंबर होगा। तो ऐसे आंसर आप छाटिएगा। तो ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है, यानी विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है। तो चलिए इसका ऑप्शन आपको बताते हैं कि कैसे छाटिएगा। तो देखिए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, तो ये बात सही है। चलिए रखते हैं इसको, आगे देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क की भ्रांतियां उत्पन्न करती है, तो भ्रांतियां उत्पन्न करना ही गलत बात है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा, अभाव ही देखिए निगेटिव बातें हैं, इसको हटाइए और देख लेते हैं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय, देखिए बजाय यानी इसको छोड़ के कार्यविधिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट पहला नंबर ही होगा कि अवधारणात्मक परिवर्तनों में प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। तो ऐसे आपको समझना है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम 23 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, याद रखना अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया। तो ऐसे गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में बता। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, तो कम तो ये निगेटिव बात है, इसको हटाइए, तो आंसर होगा नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, नहीं आंतरिक भी नहीं बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। चलिए यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लक्ष्यों के बजाय, देखिए ये भी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, ध्यान से समझिएगा कि लिख रहा है कि बच्चों को अधिगम माने सीखने की गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लगातार पुरस्कार देंगे और दंड देंगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे होगा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि था जिज्ञासा कम हो जाएगी। अगर उसको पुरस्कार देंगे तो उसकी या तो अभिरुचि ज्यादा हो जाएगी या जिज्ञासा कम हो जाएगी। अगर दंड देंगे तो उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी, अगर उसे पुरस्कार देंगे तो उसकी अभिरुचि बढ़ जाएगी। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर डी नंबर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट हम 24 नंबर में। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। शारीरिक दंड दिया है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण दिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन दिया है और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कूट दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टूडेंट देखिए इसका ऑप्शन ऐसे दिया है 1 और 2, यानी पहला होगा कि नहीं पहले चेक करते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए यानी शारीरिक दंड और सहयोगात्मक अधिगम, तो ये तो होगा नहीं, चलिए इसको तो हम लोग कट कर दिए, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन में हम लोग चलते हैं 2 और 3। तो देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो 2 और 3 में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत और समग्र मूल्यांकन, चलिए ये तो हो सकता है, चलिए इसको रहने देते हैं, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा 1, 2, 3, तो देखिए दंड की बात आ गई तो ये तो होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि दंड की बात आ गई स्टूडेंट, तो ये तो होगा नहीं।
चलिए चौथा ऑप्शन में है 2, 3, 4। तो देखते हैं 4 में देखिए लिखा हुआ निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो निरंतर तो होता नहीं है, ये गलत है। इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इसमें 2 आंसर आपका होगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर आपका होगा बी नंबर 2 और 3। तो याद रखिएगा, ऐसे समझना है आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणा यानी जो मुश्किल सब अवधारणा है, विचार है, उसको कैसे आसान कर सकते हैं। तो देखिए एक व्याख्यान देकर, एक ही चीज देकर तो नहीं आसान कर सकते हैं, नहीं। प्रतियोगात्मक अवसर की व्यवस्था करके, सिर्फ अवसर दे दिए प्रतियोगिता करके, ऐसे तो होगा नहीं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बार बार अगर आप अभ्यास करा दिए तो इससे भी कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए लास्ट में क्या, अन्वेषण एवं परिचर्चा, देखिए इसका आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका ये वाला डी नंबर ऑप्शन होगा सबसे बेस्ट आंसर इसका। चलिए अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। तो समस्या समाधान बनने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। तो देखिए इसका आंसर कैसे हम ढूंढेंगे। तो देखिए लिखा है, ऑप्शन चलते हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार की बात है गलत है, ये नहीं होगा। केवल आ गया तो इसको काट दीजिए, तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है देखिए, गलत उत्तरों को, गलत है तो यह नेगेटिव बात है, इसको काटिए। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना, यानी सबसे बेस्ट आंसर इसका डी नंबर होगा। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह आपको रिवीजन करना है स्टूडेंट। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे तो आप पूरा देखिएगा प्लेलिस्ट में एक एक करके। ये नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए, आप इसको देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब आते हैं 27 नंबर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो पहले आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित शारीरिक वृद्धि और विकास जो तीव्र गति से घटित होता है वो होता है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ऐसा क्यों होता बता देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम बता देते हैं कि शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास वृद्धि जो होता है वो तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में बच्चे का भार और लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, याद रखिएगा। यह अवस्था प्रथम 3 वर्षों तक रहती है, जिसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। उसकी इंद्रियां, कमेंद्रियां, आंतरिक अंग, मांसपेशियां आदि का विकास तीव्र गति से होता है। तो यही कारण है कि शारीरिक वृद्धि और विकास की तीव्र गति जो होता है वो शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में घटित होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर ए नंबर होगा। चलिए अब आते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, नहीं है, यानी नकारात्मक बातें बोल रही है। तो विकास जीवन का प्रयत्न होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो नहीं होगा। विकास परिवर्ती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। और यहाँ नहीं बोल रहा है, तो स्टूडेंट हम इसमें चेक करेंगे। अब देखिए विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं करते। देखिए नकारात्मक बातें वाला नकारात्मक ही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। चलिए स्टूडेंट अब सेकेंड लास्ट, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संगति पद्धति, तो लोगों के द्वारा बोल रहा है, तो ये तो गलत है, लोगों के द्वारा नहीं होता है। जन्मजात विशेषताएं, तो व्यक्तिक विभिन्नता जन्मजात से नहीं होता है, ये भी कट कर दीजिए। तीसरा देखिए पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण के प्रभाव से व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती है, गलत है। तो ये होता है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा डी नंबर। और आज का स्टूडेंट ये अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक समाजीकरण का कौन सा उदाहरण है? तो इसका याद रखिएगा, द्वितीयक समाजीकरण का सबसे उदाहरण कौन है? विद्यालय एवं मीडिया। तो पहला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, परिवार एवं पास पड़ोस, ठीक है। और दूसरा कौन होता है? दूसरा जो होता है वो कौन सा द्वितीयक होता है? विद्यालय एवं मीडिया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां सीखता है। जैविक अस्तित्व में सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक और द्वितीय में विभाजित किया है। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार एवं पास पड़ोस, नातेदारी, मित्र समूह के माध्यम से होता है, प्राथमिक यानी फर्स्ट नंबर। और यहाँ पूछ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय में होता है विद्यालय, मीडिया, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सब चीज़ द्वितीय में आता है। राजनीतिक संस्थाएं, मीडिया आदि की भूमिकाएं प्रबल होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का 8 दिसंबर 2019 का बाल विकास का क्वेश्चन। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। यहाँ इंग्लिश ऑनर्स SKMU दुमका और इग्नू का भी पढ़ाई होता है। ऑनर्स के साथ आप PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी स्पेशल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप CTET का, JTET का भी स्पेशल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।